अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेक्शन 236 के एंड सेक्शन 236 जेड। क्योंकि इससे पहले हम लोग चैप्टर 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तमाम सेक्शन कवर कर चुके हैं। ये 2 सेक्शन रह गए थे, तो इनको आज हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 236 के से। इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है आपको आइडिया हो कि बेसिकली ये टैक्स है क्या? 236 के का टैक्स क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा ट्रांज़िशनल एडवांस टैक्स है जो कि बायर से और ट्रांसफ़री से जिस टाइम वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करता है या उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही होती है, उस टाइम 236 के का टैक्स एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उससे डिडक्ट किया जाता है। जैसा कि इसके टाइटल से क्लियर हो रहा है कि एडवांस टैक्स ऑन परचेज़ और ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जब कोई गैर मुनकुला जायदाद आप परचेज़ कर रहे हो या आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी, तो आपसे एडवांस टैक्स डिडक्ट किया जाएगा एज़ पर सेक्शन 236 के ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब इसको स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। इसमें टोटल 4 सब सेक्शन हैं इस सेक्शन के, और इसमें टोटल 6 बातें डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 तो ये कि ये टैक्स किस बंदे से डिडक्ट किया जाएगा 236 के का टैक्स। और सेकंडली ये कि आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये इसका एक तरह से देखा जाए तो जनरल रूल है। सेकंड बात इसमें ये कवर की गई है कि कब ये टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, और थर्डली कि कौन पर्सन यहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है, यानी कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जो कि 236 के का टैक्स परचेज़र और बायर ऑफ द प्रॉपर्टी से लेगा। नंबर 4 ये कि किस रेट के हिसाब से ये टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। एंड नंबर 5 ये कि जो टैक्स आपसे डिडक्ट किया जा रहा है इसकी नेचर क्या है। एंड लास्टली एंड नंबर 6th पॉइंट जो अंडर दिस सेक्शन कवर हुआ है वो ये है कि इस सेक्शन की एक्सेप्शन, मतलब किसके ऊपर जो है वो ये किन लोगों पे 236 के का टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 के अंदर आपको अपने पहले 4 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मतलब ये टैक्स किससे लिया जाता है, कब डिडक्ट किया जाता है, किस रेट पर लिया जाता है, कौन विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है, मतलब कौन बंदा ये टैक्स डिडक्ट करेगा। तो आपने ध्यान से पढ़ना है सब सेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 स्टेट दैट एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और अटेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी shall at the time of registering, recording or attesting the transfer shall collect from the purchaser or transferee advance tax at the rate specified in Division 18 of Part 4 of First Schedule। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जब भी एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है बायर या फिर उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो जो ट्रांसफ़री है उस परचेज़र और ट्रांसफ़री से बेसिकली 236 के का टैक्स लिया जाएगा। किस टाइम लिया जाएगा? जिस टाइम वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है। किस रेट के हिसाब से लिया जाएगा? जो कि फर्स्ट शेड्यूल के डिवीज़न 8 के पार्ट 4 में बताया गया है। ये रेट मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, बल्कि मैं आपको शो करती हूँ। और जो बंदा इनसे ये टैक्स विदहेल्ड करेगा, वो बेसिकली वो बंदा होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि जो ये इमोल प्रॉपर्टी की जो ट्रांज़ैक्शन हो रही होती हैं ट्रांसफ़र की, और उस ट्रांसफ़र की ट्रांज़ैक्शन को जो बंदा रजिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह के ट्रांज़ैक्शन को, यानी ट्रांसफ़र इमोल प्रॉपर्टी के ट्रांज़ैक्शन को रजिस्टर करने की, टेस्ट और रिकॉर्ड करने के लिए जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, वो बेसिकली यहाँ पर टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट है। उस बंदे ने 236 के का टैक्स डिडक्ट करना होता है। सो चलते हैं कि किस रेट के हिसाब से। तो रेट क्या है? रेट आप देख सकते हैं कि अभी इस टाइम जो है हम लोग ऑफ़िशियली टैक्स ईयर 2026 स्टार्ट हो चुका है, यकम जुलाई 2025 से। मैं अभी आपके साथ टैक्स ईयर 2025 का रेट फिर डिस्कस भी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी के लिहाज से अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करोगे तो अब चूँकि 2026 का टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो आपसे उस रेलेवेंट टैक्स ईयर का ही टैक्स आपसे लिया जाएगा। और वो ये है कि अगर तो आप जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो उसकी फ़ेयर मार्केट वैल्यू 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, यानी कि उस 5 करोड़ से कम है। तो इस सिचुएशन में आपके अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर आपसे टैक्स लिया जाता है 236 के का। यानी कि आपसे 1.5% लिया जाएगा कि अगर तो आप फाइलर हो।
यानी आपने अपनी 2025 की रिटर्न जमा की हुई है, तब तो आपसे 1.5% लिया जाएगा इस सिचुएशन में। लेकिन अगर तो आप लेट फाइलर थे, तब आपसे 4.5% लिया जाएगा। अब अगर अब बहुत से लोग पूछे ये लोग माइंड में क्वेश्चन आएगा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरे नाम पे भी कोई मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी भी है, तो मैं अब जाके 25 की रिटर्न जमा करवा देता हूँ। तो मुझसे भी 1.5% ही लिया जाएगा अगर उसकी 50 मिलियन से कम है मालियत जो उसने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, 236 के का टैक्स। तो ऐसा नहीं है। आप अपनी रिटर्न जब लेट जमा करवाते हो तो वो आपको टैक्स ईयर के बाद भी अगर आप जमा करवा दो, तो वहाँ पर आपको लेट फाइलर होने का इतना नुकसान नहीं होता है इस सिचुएशन में। लेकिन प्रॉपर्टी के मामलात में आपको इसका बेनिफिट नहीं है। मसलन अगर आपने अपनी 25 की रिटर्न जमा नहीं करवाई, फाइलर वो बंदा होता है जो कि हर साल अपनी रिटर्न जमा करवाता है, ठीक है? अगर तो आप फाइलर हो तो इस सिचुएशन में आप पे 1.5% है, लेकिन अगर आप लेट फाइलर वो बंदा होता है जो कि टैक्स ईयर की जो ड्यू डेट थी, जैसे कि अभी 31 अक्टूबर तक उन्होंने टाइम दिया हुआ था एफबीआर ने, अगर आपने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई तो अब उसके बाद अब आप नवंबर में किसी भी डेट में रिटर्न जमा करवाएँगे, आप लेट फाइलर ही हो गए और आपको अब जो है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है और उसकी मालियत जो है वो 50 मिलियन से कम यानी 5 करोड़ से कम है, तो अब आपको 4.5% उस फेयर मार्केट वैल्यू का देना पड़ेगा टैक्स। और इसके अलावा अगर आप नॉन फाइलर हो तो तब आपको 10.5 देना पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए अगर आप फाइलर नहीं भी थे, नहीं कर पाई, आप फिर भी इनकम टैक्स में रजिस्टर हो जाएँ, रिटर्न जमा करवा दें, आपको 10.5 तो नहीं देना पड़ेगा, आपके नॉन फाइलर के लिए देखें तो आपको मतलब फिर भी 4.5 देना पड़ेगा। इसी तरह कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की उसकी 50 मिलियन से ज़्यादा मालियत है लेकिन 100 मिलियन से कम है, तब आपका क्रेडिट टू द स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर ये रेट है टैक्स आपके ऊपर इस टैक्स ईयर में 2026 के टैक्स ईयर में 2% जो है वो फाइलर के लिए है, लेट फाइलर के लिए 5.5 और नॉन फाइलर के लिए 14.5। और तीसरे नंबर पे हम बता रहे हैं कि अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू की जो प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हो उसकी एफएमवी 100 मिलियन से ज़्यादा जा रही है, मतलब उससे ज़्यादा मालियत की आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो फाइलर के लिए 2.5, नो लेट फाइलर के लिए 6.5 और नॉन फाइलर के लिए 18.5 आपको फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी मतलब जितने की आपने परचेज़ की है उसका उतनी परसेंट आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। सो आई होप रेट कंफर्म हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अब चलते हैं सेक्शन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट को ही उन्होंने थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई किया हुआ है कि विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट में यानी जिस बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने 236 के का टैक्स डिडक्ट करना है, उसमें कौन-कौन से पर्सन आएँगे, कौन-कौन सी पर्सनैलिटीज़ आएँगी। सो अगर मैं एक्सप्लेनेशन को रीड ना करूँ, मैं आपको सिर्फ़ एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट दे दूँ कि इसमें कौन से बंदे आते हैं, तो इसमें नॉर्मली 3 तरह के लोग आते हैं। नंबर 1 तमाम प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रार जो हैं वो टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट हैं एज़ पर सेक्शन 236 के। मतलब वो जो 236 के का टैक्स जिस बंदों ने डिडक्ट करना होता है, जो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट होते हैं, इस हवाले से इसमें नंबर 1 आ जाते हैं आपके रजिस्ट्रार ऑफ द प्रॉपर्टीज़। नंबर 2 वो बंदे आ जाते हैं जिन्होंने इस प्रॉपर्टी की जो परचेज़ हुई है, इस ट्रांज़ैक्शन को रजिस्टर, रिकॉर्ड और अटेस्ट करना है, जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो लोग आ जाते हैं। नंबर 3 वो लोग आते हैं जो कि किसी लोकल अथॉरिटी वेट अ मिनट प्लीज़ हाउसिंग हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक एंड प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो कि किसी कानून के तहत चल रहे हैं और जॉइंट वेंचर, प्राइवेट कमर्शियल कंसर्न इस तरह की जो रिस्पेक्टिव सेक्टर्स हैं, इनके अंदर जब कोई प्रॉपर्टी कोई बंदा परचेज़ करता है और वहाँ का जो बंदा इन सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी किसी ने परचेज़ की है और उस टाइम उस प्रॉपर्टी की ट्रांज़ैक्शन को रजिस्टर, रिकॉर्ड और टेस्ट करना जिस बंदे की ज़िम्मेदारी है, तो वो बंदा भी विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट की कैटेगरी में आता है। यानी कि तो नॉर्मली 236 के टैक्स के लिहाज से विदहोल्डिंग टैक्स की कैटेगरी के अंदर 3 तरह के लोग आते हैं। सो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गई होगी। नंबर सब सेक्शन 2 जो है वो सेक्शन का वो बताता है कि जो 236 के का टैक्स आपसे डिडक्ट और कलेक्ट किया जा रहा है एडवांस टैक्स, उसकी नेचर क्या है? तो उसकी नेचर जो है वो एडजस्टेबल है। इसका मतलब ये कि आप पे कोई टैक्स बना हुआ है, तो ये अगर टैक्स आपने पे किया होगा तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके साथ आपको फ़र्दर कोई नया मिसाल के तौर पर आपके ऊपर 50,000 टैक्स बनाता है जब आपने रिटर्न जमा करवाते हो, आपकी कोई आपने कोई जो इनकम की हुई है
आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, उस पे 50,000 टैक्स पेएबल आता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम कैलकुलेशन। अब आपके ऊपर आप कहते हो कि भई मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की थी और उसके ऊपर जो है ये टैक्स जो है वो मेरे ऊपर कुछ एक तो प्रॉपर्टी के साथ चला जाएगा ना, क्योंकि एक तो उस पे भी ऑब्लिगेशन है पे करने की। कुछ आप कहते हो कि मेरा स्पेयर पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट ना 50,000 ही, तो वो मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया था। तो वो जो टैक्स आपका होगा वो आप अपनी इस जो आपकी आप 50 सिस्टम में बनाया होगा वो आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, आपको फर्दर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई टैक्स नहीं है, तो ज़ाहिर है आपको एडमिटेड इनकम टैक्स बनेगा, फिर आपको 137 का चालान क्रिएट करके पेमेंट करनी पड़ेगी और क्लेम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी रिटर्न जमा होगी। खैर इसका इस सेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर द जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी सेकंड प्रोविज़ो, जो कि आपको ये नेगेट करती है कि 236 के का टैक्स सिर्फ़ एक रेज़िडेंट सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान ने ही नहीं पे करना, बल्कि एक नॉन रेज़िडेंट सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान ने भी पे करना होता है। अब रेज़िडेंट और नॉन रेज़िडेंट ऑफ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? तो इसके लिए गालबन सेक्शन 183 है गालबन, या नहीं, आई थिंक सो सेक्शन 83 है। मुझे सेक्शन कन्फर्म नहीं है, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा सेक्शन, मेरे ख़्याल से 80 से अबव ही आगे कोई सेक्शन है। तो उसमें बताया गया हुआ है कि जो पर्सन 183 दिन या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रिज़ाइड हो तो वो रेज़िडेंट होता है, और जो उस इतने ही दिन पाकिस्तान से बाहर हो वो नॉन रेज़िडेंट होता है एज़ पर लॉ। सो हमें ये बताया जा रहा है प्रोवाइज़ो में कि आपने जब एक बंदा रेज़िडेंट सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान है, उसने भी 236 के का टैक्स पे करना है, और इसी तरह जो नॉन रेज़िडेंट है, उसने बाहर से रहते हुए पाकिस्तान में कोई जायदाद खरीदी है तो उसने भी टैक्स पे करना है। अब बाहर बंदा क्यों जाता है? असासे बनाने जाता है, क्योंकि वहाँ की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी में फ़र्क है। ओके, सो प्रोवाइज़ो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इफ अ बायर ट्रांसफर्स अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग। सो यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर जो परचेज़र है, बायर है और ट्रांसफरी है, सो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो बायर है यानी परचेज़र, जो ट्रांसफरी है, जो ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो नॉन रेजिडेंट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि उसके पास CNIC नहीं है, उसके पास POC है यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, और नाइकोप है यानी कि नेशनल ID कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड है। तो अगर उसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर खरीदी है अपने फ़ॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के थ्रू, जिसकी पेमेंट उसने NRP वैल्यू अकाउंट के थ्रू की है, और ये अकाउंट उसका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज जो ये अकाउंट होते हैं, मतलब फ़ॉरेन करेंसी के अकाउंट की जो पैसे हैं उनको नॉर्मल जो करंट पाकिस्तान में करेंसी चल रही है उसमें कन्वर्ट करने से रिलेटेड जो कवानीन हैं, रेगुलेशंस हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसके तहत ये दोनों अकाउंट इसके रजिस्टर हुए हुए हैं और मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी लीगली चल रहे हैं। उसके थ्रू जो है वो इसने पाकिस्तान में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है, तो इस टाइम जो टैक्स इससे डिडक्ट किया जाएगा इस सेक्शन के तहत इस बंदे से, वो उस टैक्स की नेचर जो है वो फ़ाइनल होगी। फ़ाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी मतलब ये कि इसने अपनी इस प्रॉपर्टी पे अब जो ये टैक्स पे किया है ना, इसने बस इसके ऊपर बस एक दफ़ा ही यही टैक्स पे करना था। उसके बाद अब इससे इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये फ़ाइनल डिस्चार्ज है। अब यहाँ पर अगेन 2 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस हो गई हैं। एक तो फ़ॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट और दूसरा NRP वैल्यू अकाउंट। तो इनका डिफ़रेंस क्लियर करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ़ॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, ऐसा बैंक अकाउंट होता है जहाँ पर जो अ, बैंक होल्डर की जो है वो फ़ॉरेन करेंसी की अमाउंट उसमें होती है क्रेडिट। और नॉर्मल रुपी वैल्यू अकाउंट वो होता है जहाँ पर डेज़िग्नेटेड कंट्री, मतलब जैसे कि पाकिस्तान है, उसकी आपकी जो करेंसी है वो पड़ी हुई होगी। तो यही इनमें फ़र्क होता है। इसको आप एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि जैसे कि आजकल ऑनलाइन अर्निंग का क्रेज़ है यूथ में, तो आपको तो इस चीज़ के हवाले से अंदाज़ा होगा ही कि हम लोगों के पेनियर के अकाउंट होते हैं, और वहाँ से हम लोग उसी अमाउंट को अपनी जैज़ कैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं या इजी पैसा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जैस वो वहाँ पर क्योंकि पेनियर के अंदर डॉलर होता है, यानी कि फ़ॉरेन करेंसी, हमारी नॉर्मल करेंसी रुपीज़ नहीं होते।
तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो वो एफसीवी है ही है, और जो हमारा इजी पैसा जैज़ कैश है वो एनआरपी है, क्योंकि वो हमारा वहाँ पर हमारी जो करंट पाकिस्तान में जो करेंसी चल रही वो पड़ी होती है। सो आई होप ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। इसमें बताया जा रहा है कि जो टैक्स सॉरी, इसमें बताया जा रहा है कि जिस बंदे ने पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, जो प्रॉपर्टी उससे परचेज़ की जा रही है, तो उसकी जो पेमेंट उसने एक्सेप्ट करनी है उसके हवाले से उस बंदे की क्या ऑब्लिगेशन है। तो सबसेक्शन 3 कहता है कि एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट फॉर परचेज और अलॉटमेंट ऑफ एनी इमोल प्रॉपर्टी वेयर द ट्रांसफर इज़ टू बी अफेक्टेड आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट, ज़ाहिर-सी बात है आप पूरी पेमेंट क्लियर करोगे तभी तो आपकी डिलीवरी पूरी परचेज़ अफेक्टेड होगी लीगली, कि हाँ, अब आपने इसके सारे पैसे उतार दिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट के बाद ही आपकी जो ये ट्रांसफ़र है वो अफेक्टेड होनी है, और अगर किसी बंदे की ज़िम्मेदारी है कि इस प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट या परचेज़ से मुतल्लिक उसने पेमेंट रिसीव करनी है इंस्टॉलमेंट में या पूरी, तो जिस टाइम उसने इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करनी है लॉटी से, ट्रांसफ़र से, अगर उसने इंस्टॉलमेंट के टाइम ही उससे एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लिया है इस रेलेवेंट रेट के मुताबिक, तो उसका अब क्या कंसेक्वेंसेस हो, वो मतलब वो उससे उसी टाइम, मतलब ये कहना चाह रहे हैं सबसेक्शन 3 में, सॉरी, ये बात की गई है कि जब एक पर्सन ने आपको, यानी सेलर ने बायर को, जब उसने प्रॉपर्टी सेल आउट की, तो जिस टाइम उसने उससे पेमेंट ली, आया इंस्टॉलमेंट में ली या पूरी ली, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो उसी टाइम ही पेमेंट के साथ ही जो इस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है ना परचेज़ के टाइम, वो भी उसी टाइम ही इससे टैक्स ले ले। इसका मतलब कि ये बंदा जो सेलर है वो भी, ये मतलब जिस बंदे ने पेमेंट रिसीव करनी है, ज़ाहिर है सेलर नहीं करनी है, तो वो बंदा भी यहाँ पर टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट है, कि वो ये भी आप देख सकते हो कि अंडर दिस सेक्शन अब 4 तरह के टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट हो गए। सबसेक्शन 3 भी बता रहा है कि सेलर भी टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट हो सकता है 236 के लिहाज से, कि उसने उससे टैक्स भी साथ ही ले लेना है अलॉन्ग विद द पेमेंट। प्रोवाइज़ो कहती है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड अलॉन्ग विद इंस्टॉलमेंट, नो फर्दर टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अ बायर फ्रॉम हूम टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड इंस्टॉलमेंट व्हिच इज़ इक्वल टू द अमाउंट पेएबल इन दिस सेक्शन। प्रोवाइज़ो सिंपल बस इतना कह रही है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट लेने के टाइम या फुल पेमेंट लेने के टाइम जितना उस प्रॉपर्टी की परचेज़ के हवाले से 236 के का टैक्स बनता था, आप उससे ले चुके हो, तो लीगली ये रॉन्ग है कि अब आप उससे जिस टाइम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप उसे कहोगे फर्दर 236 के का टैक्स दो। अब आप उससे नहीं ले सकते, आपको बार है, यानी डबल टैक्सेशन बार है इसके अंदर। सबसेक्शन 4 कहता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, अब ये आ गई है इस सेक्शन की एक्सेप्शन। सबसेक्शन 4 कहता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर अ फेडरल प्रोविंशियल लॉ फॉर एक्सपैट्रिएट पाकिस्तान। एक्सपैट्रिएट वो लोग होते हैं जिनको जिला वतन कर दिया जाए, मुल्क से दरबदर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। सो कह रहे हैं कि इस सेक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एप्लीकेबल होगी उस स्कीम पर जो कि इंट्रोड्यूस की है फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और इसके अलावा उस अथॉरिटी ने जो कि किसी फेडरल प्रोविंशियल लॉ के अंदर इस्टेब्लिश हुई है जिला वतन पाकिस्तानियों के लिए। इनके लिए जो है जो स्कीम इन तीनों अथॉरिटीज़ ने, यानी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और ऐसी अथॉरिटी जो कि वफाकी सूबाई कानून के तहत बनाई गई है, इन्होंने अगर इनके लिए कोई स्कीम इंट्रोड्यूस की है तो उस स्कीम के ऊपर 236 के की प्रोविजन इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होती, अप्लाई नहीं होंगी। नेक्स्ट प्रोवाइज़ो कहता है कि द मोड ऑफ पेमेंट बाय द एक्सपैट्रिएट पाकिस्तान इन द सेट स्कीम और स्कीम शैल बी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेड। अब इस तरह वो बता रहे हैं कि उन्होंने अगर उन्होंने पाकिस्तान में कोई जायदाद वगैरह ख़रीदनी है तो जो उनका मोड ऑफ पेमेंट है, या जिस तरह उन्होंने पेमेंट करनी है, वो उन्होंने फ़ॉरेन करेंसी के अंदर ही करनी है, जो कि वो अपने नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे। सो इससे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जब रेज़िडेंट पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी खरीदनी है, ज़ाहिर है उसने तो नॉर्मल करेंसी में देनी है, वो उसके पास तो है ही लोकल करेंसी। जब नॉन रेज़िडेंट बंदे ने खरीदनी है, उसने भी नॉर्मल करेंसी में ही खरीदनी है, क्योंकि वो अपने फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज अकाउंट को एनआरपी अकाउंट में पैसे कन्वर्ट करके उसने वहीं से पेमेंट करनी है। लेकिन जब बंदा जिला वतन हुआ हुआ है, जब उसने कोई जायदाद वगैरह खरीदनी है, तो उसने फ़ॉरेन करेंसी के अंदर खरीदनी है, उसने नॉर्मल करेंसी पाकिस्तान में नहीं खरीदनी, ठीक है? वो नहीं खरीद सकता।